किसी महापुरुष ने बहुत सही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब यकीनन समझ लेना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की ही जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, यू आर विनर के इस क्रिएटिव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद और आपको यहाँ पर मिलने वाली है एमएस ऑफिस, डीटीपी, टैली और एमआईएस से रिलेटेड रिपोर्ट्स की जानकारी और साथ ही साथ इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी वाले बटन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम वर्कबुक, वर्कशीट और सेल के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। और वीडियो को देखते समय आप कॉपी और पेन अपने पास जरूर रखें। सबसे पहले आप पिछले सवालों के जवाब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था, एक एक्सेल फाइल जिसे वर्कबुक के रूप में जाना जाता है, इसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। बाय डिफॉल्ट वर्कबुक का नाम बुक 1 रहता है, जो कि हमें टाइटल बार में शो करता है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं आपके सामने, ये जो पूरी वर्कबुक है बाय डिफॉल्ट इसका नाम बुक 1 है, जो कि यहाँ आपको टाइटल बार में शो हो रहा है। यह बुक 1 तब तक आपको यहाँ शो होता हुआ दिखाई देगा जब तक कि आप अपने अनुसार इस वर्कबुक को कोई नाम न दे दें। जैसे ही आप इस वर्कबुक को कोई नाम देंगे तो वह नाम बुक 1 की जगह शो होगा, मतलब कि बुक 1 यहाँ से हट जाएगा और आपके द्वारा दिया हुआ नाम यहाँ पर शो होगा। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि वर्कबुक एक किताब की तरह है और वर्कशीट उस किताब के अंदर के पेज की तरह है। आई रिपीट, वर्कबुक एक किताब की तरह है और वर्कशीट उस किताब के अंदर के पेज की तरह है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती है। एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती हैं। एक समय में एक ही वर्कबुक पर काम किया जा सकता है। एक समय में यानी कि एक टाइम पर एक ही वर्कबुक पर काम किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक था जो वर्कबुक के बारे में आपको जानना अति आवश्यक। अब हम बात करेंगे वर्कशीट के बारे में। वर्कशीट सेल्स का कलेक्शन होता है। ये जो टेक्स्ट एरिया है, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसे हम वर्कशीट कहते हैं। और वर्कशीट जो होता है वह सेल्स का कलेक्शन होता है। वर्कशीट किताब के पेज की तरह होती है, जैसा कि अभी हमने समझा है। वर्कशीट में रो और कॉलम होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वर्कशीट में ये कॉलम और ये रो। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि वर्टिकल जो होता है उसे कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे हम रो कहते हैं। वर्कशीट में रो और कॉलम होते हैं और इन्हीं रो और कॉलम में हम अपने सारे डेटा को स्टोर करते हैं। एक्सेल में सारा जो डेटा होता है वो रो और कॉलम में ही स्टोर होता है। कॉलम के नाम को अल्फाबेट और रो के नाम को न्यूमेरिक नंबर से डिजाइन किया गया। आप देख सकते हैं कॉलम के नाम को अल्फाबेट में और रो के नाम को न्यूमेरिक नंबर से डिजाइन किया गया। एक वर्कशीट में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। इसे हम कैसे देखेंगे और कहाँ देखेंगे? कल को अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक ब्लैंक एक्सेल की फाइल यानी वर्कबुक ओपन करना है और आपको माउस से यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करके दबाए रहना है। ऊपर नेम बॉक्स में देखेंगे आप, वहां पर लिखा होगा 10,48,576 आर मतलब रो, गुड़े का इंटू का साइन है और लिखा है 16,384 सी फॉर कॉलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जो नेम बॉक्स में लिखा हुआ है 10,48,576 आर गुड़े 16,384, गुड़े का मतलब है, इसको आप एक काम करिएगा, 10,48,576 में 16,384 का गुणा करिएगा तो रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, 17,17,98,69,184। ये क्या है? ये सेल है। मतलब कि प्रत्येक वर्कशीट में इतने सेल होते हैं, प्रत्येक वर्कशीट में इतने सेल होते हैं। वर्कशीट को अपने अनुसार, ये जो पूरी वर्कशीट है
इस वर्कशीट को हम अपने अनुसार घटाया, बढ़ाया, मतलब कि इंसर्ट करना शीट को डिलीट करना, शीट को रीनेम करना, और यहाँ तक कि अपने अनुसार शीट को कलर भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ समझते हैं। अभी तो हमने बेसिकली वर्कबुक को समझा, वर्कशीट को समझा, अब समझेंगे सेल के बारे में। सेल, सबसे पहले समझते हैं सेल क्या होता है। एक आयत के आकार का बॉक्स, एक आयत के आकार का बॉक्स होता है और इसी बॉक्स के अंदर हम सारे फॉर्मूला और सारी जानकारियां डालते हैं। आई रिपीट, एक आयत के आकार का बॉक्स होता है और इसी बॉक्स के अंदर हम सारे फॉर्मूला और सारी जानकारियां डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट में जो छोटे छोटे जो बॉक्स हैं ये आयत के आकार के ही तो हैं, यही तो सेल हैं। ये आयत के आकार के जो बॉक्स दिख रहे हैं यही सेल हैं। हमने इसको कल भी समझा था। और दूसरा है कि रो और कॉलम के मिलने से सेल बनता है। इसको समझ लेते हैं। हमने कल बेसिकली थ्योरेटिकल समझा था कि रो और कॉलम के मिलने से सेल बनता है। अभी इसको ना प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैं आपके सामने, जैसे कि हमने पढ़ा है कि रो और कॉलम का जब इंटरसेक्शन होता है, यानी रो और कॉलम जब मिलते हैं आपस में, तभी सेल बनता है। तो मैं अभी आपको ना यहाँ पे सेल बना के दिखा। पहले मैं कॉलम बना रहा हूँ। मैंने ये कॉलम बना दिया। अभी देखिए आप, ये कॉलम बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से रो को ऐसे क्रॉस करूंगा। तो आप देखेंगे कि जब ये रो क्रॉस करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी सेल बन जाएगा। अभी कैसे मैं रो क्रॉस करूंगा, मैं भी देखिए रो क्रॉस कर रहा हूँ। अभी मैं रो को क्रॉस कर रहा हूँ, ये देखिए। अब आपने देखा कि जब कॉलम और रो आपस में मिले हैं तो यहाँ पर सेल बन गया। ये पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन सेल बन गया। जब रो और कॉलम आपस में मिले हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉक्स बन गया। तो यही है असल, जब रो और कॉलम मिलते हैं तो इसी तरह से बॉक्स बनते हैं। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। अगला सेल के बारे में हमें ये समझना है, सेल के चारों तरफ एक ग्रिड लाइन होती है ब्लू कलर की। सेल के चारों तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो सेल है हल्की सी ब्लू कलर की एक ग्रिड लाइन है। दरअसल होता क्या है, ये जो ग्रिड लाइन जो दी गई है, यही ग्रिड लाइन, यानी इसी ग्रिड लाइन की वजह से सेल एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी ग्रिड लाइन हटा दूंगा, ये देखिए सेल तो वहीं पर है। देखिए सेल अभी भी अपनी ही जगह पर है, लेकिन मिक्सअप हो गया। पता नहीं चल रहा है कि सेल दिख नहीं रहा साफ साफ। सेल है अपनी जगह पर, लेकिन सेल हमें दिख नहीं रहा है। अब जब ये ग्रिड लाइन वापस से आ जाएंगी तो सेल हमें अलग अलग दिखना चालू हो जाएगा। तो सेल, ये जो ग्रिड लाइन है, इन्हीं की वजह से ये एक दूसरे से अलग है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हर सेल का एक एड्रेस होता है जो कि हमें नेम बॉक्स में शो होता है। अब इसको भी समझ लेते हैं। हर सेल का एक एड्रेस होता है और हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। समझते हैं। अब ये तो आपको पता है कि नेम बॉक्स कहाँ है, फिर भी आप समझ लीजिए नेम बॉक्स ये रहा, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैंने अपना सेल यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। ये यहाँ पर हमारा सेल है, यहाँ पर मैं एक्टिव हूँ। अभी मैं इस सेल पर एक्टिव हूँ। तो सेल की सबसे बड़ी ये पहचान है कि आप जिस भी सेल पे रहेंगे, उस सेल का जो कॉलम होगा वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा और रो भी येलो कलर से। अब ऊपर देखेंगे आप, मैं अगर इस सेल पे हूं तो यहाँ पर एफ येलो कलर से हाईलाइट है, इधर रो जो 5 है ये भी। इट मींस नेम बॉक्स में क्या शो होना चाहिए, F5। यहाँ देखिए F5। चलिए ठीक है, अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, झटके से कहीं पर मैं क्लिक कर दूं तो मैं इसे पढ़ूंगा कैसे। ये देखिए, अभी मैं नेम बॉक्स पे बिल्कुल नहीं ध्यान दूंगा। मैंने सेल पे यहाँ देखा, सीधे कॉलम को देखा, ओ रो को देखा 14, तो नेम बॉक्स में O14 ही शो होना चाहिए, जो कि शो हो रहा है। फिर मैंने क्या, फिर भी कहीं मैंने अलग अलग क्लिक कर दिया, फिर से मैं कहीं और क्लिक करता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल इधर क्लिक किया तो सीधे मैं देखूंगा M कॉलम 18 रो, मतलब कि नेम बॉक्स में M18 ही शो होना चाहिए, जो कि शो करेगा। अगर आप इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ कोई डेटा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। 5 अगर मैं लिख के एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे इसको अगर मुझे इसको बताना होगा किसी को कि ये फिगर इस वर्कशीट में कहाँ पर है, अगर मुझे किसी को बताना है कि ये जो 5 है इस पूरे वर्कशीट में कहाँ पर है, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो मैं ऐसे ही तो बताऊंगा ना कि ये जो 5 है वो J कॉलम के 3rd रो में है। देखिए J कॉलम के यहाँ पर J है, येलो कलर से हाईलाइट है, और रो कितने में हाईलाइट है, जिस एक्टिव सेल पे रहेंगे 3 नंबर, ठीक है। हाँ, तो हमने अभी समझा, तो हमने यह समझा कि हम जिस भी सेल पर एक्टिव रहेंगे वो सेल का जो कॉलम होगा वो येलो कलर से हाईलाइट रहेगा और रो उसका येलो कलर से हाईलाइट रहेगा। अब समझते हैं सेल को पढ़ते कैसे हैं। अब मान लीजिए कि मैंने किसी सेल में, मैंने इस सेल में लिख दिया 10, तो जो ये 10 है,
अब आप देखेंगे ये 10 कहाँ पर है, तो 10 पे जब आप ये 10 एच कॉलम के 5 रो पे है। आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पर अपना सेल जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एच कॉलम के 5 रो पे। अगर आपको किसी को बताना है कि ये वर्कशीट में 10 जो ये डिजिट है, ये नंबर ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि ये एच कॉलम के 5th रो में, एच कॉलम के 5th रो में। अगर मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ और फिर मैं देखूंगा यह कहाँ पर है, तो अब मैं वापस से इस सेल पे क्लिक करूंगा तो देखूंगा ई कॉलम के 12 रो पे है। ठीक है, ई कॉलम के 12 रो पे है, ये है ई कॉलम के 12 रो पे। इस तरह सेल को पढ़ते हैं। अगला है, एक से ज्यादा सेल के समूह को सेल रेंज कहते हैं। एक से ज्यादा सेल के समूह को सेल रेंज कहते हैं। मतलब कि सेल रेंज क्या होता है, पहले जो ये एक सिंगल सेल है इसे तो सेल कहते हैं। एक से ज्यादा, अगर मैं 2 सेल को इस तरह सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट मतलब कैसे करेंगे, या तो आप माउस एक सेल पर क्लिक करिए और माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए जहां जिधर ऊपर नीचे जहां भी ड्रैग करेंगे वो चीजें सेलेक्ट होता जाएगा, इस तरह वो चीजें सेलेक्ट होती चली जाएंगी। और नहीं तो आप वैसे हम एक्सेल में माउस की मदद से बहुत कम काम करते हैं। मैं आपको आगे चलकर एक्सेल में इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आपको माउस जरा भी नहीं छूना होगा, बस आप वीडियो को देखते रहें। फिलहाल वहां बाद में आएंगे, पहले समझते हैं सेल रेंज के बारे में। सेल रेंज को समझने के लिए मैंने क्या किया, माउस की लेफ्ट बटन से किसी भी सेल पर क्लिक किया, माउस की लेफ्ट बटन को दबाया हुए मैंने इस तरह से कर लिया क्लिक। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा सिलेक्शन है इसे ही हम सेल रेंज कहते हैं। अब ये सेल नहीं हुआ, सेल पर्टिकुलर हम एक को ही कहेंगे। जब सेल रेंज की बात आएगी तो जैसा कि सवाल यही है, एक से ज्यादा सेल के समूह को, जब भी एक से ज्यादा सेल मिलेंगे, ये समूह हो गए, ये ग्रुप हो गए, तो इन्हें हम सेल रेंज ही कहेंगे। ये सेल रेंज है। अगला है, एक समय में केवल एक एक्टिव सेल हो सकता है। जैसा कि अभी आपने समझा कि एक सेल में एक ही एक्टिव सेल हो सकता है। जिस भी हम अपनी वर्कशीट में हमारा ये जो सेल है ना, एक्टिव सेल की पहचान क्या होती है कि ये जो सेल आप जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं, आप देखेंगे कि जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं वहां वहां पर ये इसके बॉर्डर ना काले कलर से हाईलाइट हो जा रहे हैं, यही एक्टिव सेल है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये अब ये सेल एक्टिव हो गए, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये सेल, यानी कौन सा सेल एक्टिव हो गया, D7। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो I5 एक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, 2 या 2 से ज्यादा सेल को आपस में मर्ज किया जा सकता है। मर्ज हमेशा 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल होंगे, एक सेल कभी मर्ज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे ये एक सेल और इस एक सेल को मिला के अब ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना, किसी चीज को सम्मिलित कर देना। अभी हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एक सेल है E3 यानी ई कॉलम के 3rd, यानी यह सेल और एक ये F, ये दोनों सेल अलग अलग है। देखिए अगर मैं यहाँ रख रहा हूं तो नेम बॉक्स में E3 दिख रहा है और यहाँ रखूंगा F पर तो F3। मैं क्या करूंगा, अभी इनको पहले इस तरह दोनों को सेलेक्ट करूंगा। अब फिर कैसे करते हैं सेलेक्ट, ई पर हमने क्लिक किया और माउस की लेफ्ट बटन को दबाया, यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब क्या करेंगे, इनको मर्ज करने के लिए हम कीबोर्ड से Alt H M C प्रेस करेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए शॉर्टकट की में कि मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। स्पेलिंग अगर देखना, आप यहाँ स्पेलिंग देख सकते हैं ऊपर अपने यहाँ पर होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में, होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ आपको दिखता होगा मर्ज एंड सेंटर। इसे आप लिख लीजिए MERGE, मर्ज एंड सेंटर, और सामने लिखिए इसकी शॉर्टकट की Alt H M C, Alt H M C। अब आपने क्या देखा कि जैसे ही मैंने Alt H M C प्रेस किया, ये देखिए ये दोनों सेल मर्ज हो गए हैं। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या था, पहले जब मैं क्लिक कर रहा था तो यहाँ पे E3 था, फिर इधर F थी। अब ये देखिए अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये दोनों सेल आपस से मर्ज हो गई हैं। ये देखिए मैं एक और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मर्ज करना है, मान लेते हैं JK को, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे J पर क्लिक किया और लेफ्ट माउस की लेफ्ट बटन को दबाया, मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करूंगा, माउस की लेफ्ट बटन को दबाया यहाँ से ड्रैग करके, अब J और K जब दोनों ये सेलेक्ट हो गए और फिर कीबोर्ड से Alt H M C प्रेस करूंगा तो देखेंगे आप कि ये दोनों जो सेल था ये सेल मर्ज हो गया। और बाकी ऊपर की देखिए ये दोनों अलग हैं, नीचे के ये अलग हैं, लेकिन ये देखिए मर्ज हो गया। पहचान क्या है, हम कैसे जानेंगे कि सेल मर्ज है, क्या पहचान है? जब भी कोई सेल मर्ज होगा उसकी पहचान ये होगा कि जो ग्रिड लाइन होगी ये टूट जाएगी,
ये देखिए बीच से, ये देखिए बीच से ये ग्रिड लाइन टूट चुकी है। ये यहाँ ग्रिड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये ग्रिड लाइन यहाँ शो हो रहा है, लेकिन यहाँ ग्रिड लाइन नहीं है। उसी तरह देखिए ऊपर ग्रिड लाइन है और यानी कि यहाँ ग्रिड लाइन नहीं है। दरअसल यही ग्रिड लाइन पहचान है। यदि ग्रिड लाइन टूटी हुई है किसी सेल के बीच में, मतलब कि वह सेल किसी ना किसी सेल से मर्ज है। सेल के बारे में बस यही चीज़ें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको और बेहतर ढंग से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।